हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है सीजी सेट कॉमर्स में। अगर आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर या सीजी सेट क्वालिफाई करना है तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से हम शुरू कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की कंप्लीट सीरीज़, जिसमें हम पूरे सिलेबस को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। हर टॉपिक को आसान भाषा और रियल एग्जाम्पल्स के साथ में समझेंगे, ताकि आपको सिर्फ आंसर याद न हो बल्कि कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से क्लियर हो। इस सीरीज़ के बाद आप न केवल परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे, बल्कि किसी को भी यह विषय आत्मविश्वास के साथ पढ़ा सकेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, रिसर्च एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ रिसर्च को पढ़ेंगे। रिसर्च शब्द री प्लस सर्च से मिलकर बना है। री का अर्थ होता है अगेन, यानी कि फिर से, और सर्च का मतलब होता है कि खोज करना। रिसर्च का मतलब है किसी भी समस्या का वैज्ञानिक तरीके से, यानी कि साइंटिफिक तरीके से गहराई से अध्ययन करके एक नया ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि न्यू नॉलेज को अक्वायर करना, दैट इज कॉल्ड अ रिसर्च। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि किसी कॉलेज में विद्यार्थियों के परिणाम खराब आ रहे हैं तो केवल अनुमान लगाना रिसर्च नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर कोई शिक्षक क्वेश्चन बनाएगा, जो स्टूडेंट से उनके डाटा कलेक्ट करेगा और विश्लेषण करके कारण निकालने की परिणाम को, ठीक है, क्यों खराब है, ये जो है ये शोध कहलाएगा। क्योंकि सबसे पहले कोई टीचर है जो क्वेश्चन बनाएगा, देखेगा कि मतलब रिज़ल्ट ख़राब क्यों आ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में बच्चों के रिज़ल्ट आखिर कम क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले वो उन कॉजेज़ को, उन काउज़ को पता करेगा, उन कॉज के बारे में जानेगा कि आखिर रीज़न क्या है। तो डिफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड वुडी। तो रिसर्च इज़ डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, formulating hypothesis, collecting, organizing and evaluating data, making deduction and reaching conclusion। सरल शब्दों में देख लेते हैं। शोध में समस्या की पहचान करना, डेटा एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना शामिल होता है। ठीक है, आप सभी को पता चल गया कि रिसर्च में हम किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करके लास्ट में हम उसका कंक्लूज़न निकालते हैं। ठीक है, अब उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहला है कि रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक होती है, साइंटिफिक होती है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, एम्पिरिकल होती है, लॉजिकल एंड रेप्लिकेबल। ठीक है, देखते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई जो डॉक्टर है वो किसी मेडिसिन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है या परीक्षण कर रहा है, तो क्या वो मरीज को सीधे दवाई दे देगा? ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा वो? सबसे पहले वो समस्या को पहचानता है, उसके बाद डेटा कलेक्ट करता है, यानी कि पहले वो देखेगा कि मरीज को क्या परेशानी है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो फाइल्स हैं या पहले उन्होंने कहीं भी ट्रीटमेंट कराया तो उनको वो मंगाएगा, देन उसके बाद वो चेक करेगा। ठीक है, फिर रिजल्ट का विश्लेषण करेगा, उसके बाद लास्ट में क्या करेगा वो? निष्कर्ष निकालेगा। तो जो फाइनल में आउटकम आएगा उसी को क्या बोलते हैं? रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, वाई वी नीड टू रिसर्च, हमें शोध की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रिसर्च की आवश्यकता होती क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, और उन्हीं चीज़ों पे दोबारा रिसर्च क्यों किया जाता है? क्या ज़रूरत है या क्या आवश्यकता है कि बार बार रिसर्च किया जा रहा है? तो देखते हैं क्यों। तो सबसे पहले नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है। पुरानी जानकारियों की पुष्टि करने के लिए भी क्या किया जाता है? तो रिसर्च किया जाता है। सभी समस्याओं के समाधान के लिए भी क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है। नए प्रिंसिपल विकसित करने के लिए भी रिसर्च, यानी कि पुराने जो सिद्धांत है, ठीक है, उनमें जो रिसर्च हो रही है तो उन सिद्धांतों से और नए सिद्धांत बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो रिसर्च किया जाता है। निर्णय लेने में सहायता के लिए भी क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च को देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों, अब सवाल यह है कि रिसर्च किया ही क्यों जाता है? ठीक है, क्या सिर्फ डिग्री लेने के लिए किया जाता है? नो। क्या सिर्फ थीसिस लिखने के लिए किया जाता है? वेरी बिग नो। एवरी रिसर्च, ठीक है, यानी कि हर अनुसंधान का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है।
यदि उद्देश्य की स्पष्टता नहीं होगी तो रिसर्च जो है वो दिशाहीन हो जाएगी। ठीक है। मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, यानी रिसर्च शुरू करने से पहले ही रिसर्चर यह तय कर लेता है कि उसको क्या प्राप्त करना है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, क्यों वह रिसर्च कर रहा है, ये पहले ही रिसर्चर क्या है, सोच लेता है, पहले ही वो तय कर लेता है। इन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च को देखेंगे तो पहला हमारा क्या, पहला है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, है ना, नए तथ्यों की खोज करना। दूसरा हमारा जब किसी विषय के बारे में नई जानकारी एकत्र करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, विषय का नया अध्ययन करना है तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, नया ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाएगा हमारा, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि किसी भी नॉलेज को अक्वायर करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स तो होने चाहिए ना, कि हमको वो नॉलेज क्यों चाहिए, हमारा उद्देश्य। जब तक उद्देश्य नहीं होगा वो रिसर्च नहीं कहलाएगा। ठीक है, देख लेते हैं टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, यानी कि मौजूदा तथ्यों को सत्यापित करने के लिए रिसर्च क्यों किया जाता है। तो कई बार सबसे पुराना सिद्धांत आज भी सही है या नहीं, या चेक करने के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। क्या ऑनलाइन लर्निंग रियल में भी क्लासरूम टीचिंग जितनी प्रभावी है? तो पुराने परिणामों की पुनः जांच करना। ठीक है, अब टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं को हल करने के लिए रिसर्च का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, किसी भी कॉलेज में कॉमर्स स्टूडेंट का रिजल्ट लगातार कम आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रिसर्च करके कारण का पता करना। ठीक है, कि बच्चे का अटेंडेंस कैसा है, टीचिंग के मेथड्स क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद उसका समाधान देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई बच्चा अपनी पूरी अटेंडेंस नहीं दिया है, या सपोज़ कीजिए कि वो बच्चा अपने क्लासेस अटेंड नहीं किया है, उसने अपने स्टडी में टाइम नहीं दिया, या टीचिंग के मेथड्स सही नहीं हैं, या स्टडी मटेरियल उसके पास कम है, तो ये सारी फैक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रिजल्ट को कम करने के लिए प्रभावी हैं। ठीक है, फोर्थ, टू डेवलप न्यू थ्योरी, यानी कि नए सिद्धांत विकास करने के लिए कई बार रिसर्च के बाद बिल्कुल नया सिद्धांत विकसित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी में अनेक सिद्धांत अनुसंधान के माध्यम से विकसित होते हैं। सही बात है। 5 नंबर देख लेते हैं। टू टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरी, यानी कि मौजूदा सिद्धांत का परिणाम करने के लिए कोई सिद्धांत वास्तव में सही है या नहीं, इससे रिसर्च के द्वारा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, 6 देख लेते हैं। टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि चरों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए क्या क्या करना होता है, रिसर्च या जानना चाहता है कि क्या दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में संबंध है। तो क्या देखेंगे, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला क्या है, जैसे स्टडी आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स है और उनके बीच में क्या रिलेशन है, स्टडी आवर अगर सही है तो उसके मार्क्स आएंगे। एडवर्टाइजिंग का सेल से और इनकम का कंजप्शन से, यानी दोनों के बीच में संबंध है और कितना है। ठीक है, जो संबंध है वो कैसा है और कितना है, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या नो रिलेशन है। ठीक है, 7 को देख लेते हैं। टू मेक प्रिडिक्शंस, यानी कि भविष्यवाणियाँ के लिए रिसर्च। ठीक है, तो भविष्यवाणियों का अनुमान लगाने के लिए रिसर्च किया जाता है। क्या क्या देख लेते हैं, रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये भविष्य के लिए किया जा रहा है। 8 देख लेते हैं। टू जनरेट नॉलेज, यानी कि ज्ञान उत्पन्न करने के लिए रिसर्च किया जाता है। रिसर्च का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, समाज को नया ज्ञान देना। इस कारण यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च को इतना महत्व देती हैं। लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। एक मोबाइल कंपनी जानना चाहती है कि लोग उनका मोबाइल क्यों नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम कंज्यूम करते हैं या किसी भी चीज़ को हम जब परचेस करते हैं और नहीं करते हैं, तो उसके पीछे जो भी वजह होती है उसको रिसर्चर क्या करता है, जानने की कोशिश करता है। अब रिसर्च में क्या करेगा, हो सकता है उस, मान लो आईफोन, ठीक है, आईफोन जो है उसका प्राइस कितना है, रिसर्च क्या करेगी, प्राइस देखेगी, कहीं बहुत कॉस्टली तो नहीं, कैमरा क्वालिटी कैसी है, बैटरी लाइफ कैसी है, ब्रांड का इमेज क्या है मार्केट में, कस्टमर्स के फीडबैक्स क्या है।
देन लास्ट में वो क्या करती है, एक डिसीजन लेती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज द रियल रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको समझ में आया कि एक जो रिसर्चर है वो किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट करता है, वो कैसे देखता है कि आखिर उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो लोग क्यों ख़रीद नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, या उसकी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या बैटरी लाइफ। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुसंधान की विशेषताओं को देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं। रिसर्च शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारा क्या सवाल आता है हमारे मन में, आखिर रिसर्च में ऐसा क्या विशेष बात होती है कि उपयोग सामान्य जानकारी से अलग माना जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने इंटरनेट से 10 वेबसाइट से पढ़कर एक लेख लिख दिया, तो क्या ये रिसर्च है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रिसर्च कहलाने के लिए कुछ खास विशेष यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। शोध एक पूर्ण नियोजित यानी कि प्री प्लान और स्टेप बाय स्टेप करने की प्रक्रिया है। इसमें हर चरण एक निश्चित क्रम में पूरा किया जाता है। जैसे रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन बनाया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, एंड लास्ट में क्या करते हैं हम उसका कंक्लूज़न निकालते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक वे में क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यदि कोई शिक्षक बिना उपदेश तय किए 50 विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना शुरू कर दे, तो क्या ये रिसर्च है? मान लो कोई क्लास में आया टीचर और रैंडमली वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, तो क्या ये रिसर्च है? नहीं। लेकिन यदि वह पहले, ठीक है, सबसे पहले वो प्रॉब्लम को देखेगा, ठीक है, तब वो क्वेश्चन बनाएगा, फिर डेटा कलेक्ट करेगा, देन उसका विश्लेषण करके करेगा, तब वो क्या कहलाएगा? तब वो सिस्टमैटिक रिसर्च होगा। अचानक से आके क्वेश्चन पूछना ये रिसर्च नहीं होता, बल्कि उस रिसर्च को करने के लिए सबसे पहले क्या समस्या है उसको देखेंगे, फिर हम उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उन क्वेश्चन को डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिसर्च ऑलवेज बी प्लान, नेवर बी रैंडम, यानी कि अनुसंधान हमेशा योजनाबद्ध होनी चाहिए, कभी भी आकिस्म नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, लॉजिकल। ठीक है, रिसर्च में हर निष्कर्ष के पीछे कारण और साक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा बेहतर है, या सिर्फ ये राय है। मान लीजिए 500 छात्रों के डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि ऑनलाइन शिक्षा में औसत अंक 12% बढ़े हैं। तो यह क्या है, एक लॉजिकल निष्कर्ष है। ठीक है, देख लेते हैं इम्पिरिकल। इम्पिरिकल का अर्थ है निष्कर्ष अवलोकन, प्रयोग और डेटा पर आधारित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। यदि आप कहते हैं कि कॉमर्स के विद्यार्थी अकाउंटिंग सबसे अधिक पसंद करते हैं, तो केवल दावा है। लेकिन यदि आपने कहा 1000 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया और 72% ने अकाउंटिंग चुना, तो ये क्या है, एम्पिरिकल एविडेंस है। ठीक है ना। फोर्थ देख लेते हैं, कंट्रोल्ड, यानी कि नियंत्रण। रिसर्च में सभी बाहरी कार्यों को नियंत्रित किया जाता है जो परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आप शिक्षण विधि का प्रभाव चेक कर रहे हैं, तो दो कक्षाओं का पाठ्यक्रम समान होना चाहिए, समय समान होना चाहिए, परीक्षा समान होनी चाहिए, तभी निष्कर्ष क्या होगा, सफल होगा और सही होगा। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रिसर्च में व्यक्तिगत भावनाएं, पूर्ण ग्रह या पसंद नापसंद का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यदि रिसर्चर पहले से मान लेगा कि प्राइवेट कॉलेज हमेशा अच्छे होते हैं, तो उसका रिसर्च पूर्ण यानी कि बाइज्ड होगा। ठीक है, अब मान लो पहले ही सोच लिया है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं या प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो ये तो बाइज्ड है ना, पक्षपात है। ऑब्जेक्टिव रिसर्च केवल डेटा के आधार पर निर्णय लेती है। ठीक है, 6 देख लेते हैं, रेप्लिकेबल। यदि कोई दूसरा शोधकर्ता या रिसर्चर उसी पद्धति का उपयोग करे,
तो उसका भी रिजल्ट जो है या जो उसका भी उपयोग है वो समान प्रकार से मिलने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यदि दिल्ली में एक अध्ययन की प्रक्रिया शुरू हो गई, यदि भोपाल में भी लागू हो जाए और समान निष्कर्ष मिले तो शोध क्या है, अनुकरणीय मानी जाएगी, यानी कि रेप्लिकेबल। यानी कि दोनों, मान लो दिल्ली में कोई चीज़ किया जा रहा है, वही चीज़ भोपाल में भी किया जा रहा है। कोई एक्सपेरिमेंट है जो दिल्ली में बच्चों के साथ किया जा रहा है और वही चीज़ क्या है, भोपाल में भी किया जा रहा है, और दोनों की जो रिजल्ट है, जो दोनों के आउटकम्स हैं वो सेम आ रहे हैं, अप्रोक्स में भी सेम आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेप्लिकेबल हो जाएगा। ठीक है, 7 देख लेते हैं, वैलिडिटी। तो वैलिडिटी क्या है, वैधता का अर्थ है कि आपका रिसर्च टूल वही मापे जिसके लिए उसको तैयार किया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड मापना चाहते हैं, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड को मापना चाहते हैं तो प्रश्न रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित होने चाहिए, ना कि गणित से। अब मान लो आप किसी भी सब्जेक्ट में वैलिडिटी चेक करना चाहते हो तो वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, अब 8 देख लेते हैं, रिलायबल, भरोसेमंद। विश्वसनीयता का अर्थ यह है कि वह टेस्ट दोबारा कराया जाए तो परिणाम लगभग समान आए। उदाहरण के लिए यदि आज और अगले सप्ताह में, ठीक है, प्रश्नावली से लगभग समान परीक्षण मिलता है तो वह क्या है, रिलायबल है, यानी कि विश्वसनीयता है। तो रिसर्च को देखेंगे। रिसर्च, क्या सभी रिसर्च एक जैसी होती है? नहीं। जिस प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर और वकील का काम अलग अलग है, उसी प्रकार रिसर्च भी उसके उद्देश्य, विधि और डेटा के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। सही बात बताया गया है यहाँ पे। ए, बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है, उद्देश्य के आधार पर। क्या अर्थ है देख लेते हैं। ऐसा शोध जिसका उद्देश्य नया ज्ञान विकसित करना हो, ना कि तत्कालीन समस्या का समाधान। ठीक है, फीचर्स क्या है इसके, थ्योरी डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, एग्जाम्पल में उपभोक्ता व्यवहार का नया सिद्धांत विकसित करना, और एग्जाम के पॉइंट से है क्या, थ्योरी बिल्डिंग्स इज इक्वल्स टू बेसिक रिसर्च। बी को देख लेंगे, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है, किसी व्यापक समस्या का समाधान करने के लिए किया गया रिसर्च क्या हो जाता है, अप्लाइड रिसर्च। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सीजी सेट विद्यार्थियों की सफलता बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति विकसित करना। ठीक है, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इक्वल्स टू अप्लाइड रिसर्च। जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। अब सेकंड देख लेते हैं, बेस्ड ऑन डेटा। ठीक है, आंकड़ों के आधार पर क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो गुणात्मक शोध क्या है, ऐसा शोध जिसमें शब्द, विचार, अनुभव और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के बाद के बारे में कैसे महसूस करते हैं। ठीक है, 2 का बी देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक शोध, जिसका नंबर और स्टैटिक्स के उपयोग से होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं कि 500 छात्रों का सर्वे करके औसत अंक निकालना, जैसे डेटा में टेबल, ग्राफ्स, परसेंटेज और कोरिलेशन। एक और होता है मिक्स्ड रिसर्च, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों का उपयोग होता है, जिसको मिक्स्ड रिसर्च भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, बेस्ड ऑन रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें क्या होता है, ए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान, कारण और प्रभाव के संबंध में जानने के लिए क्या करते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नई शिक्षा नीति के अंक बढ़ते हैं या घटते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, टीचिंग मेथड है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, उसका मार्क्स है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लॉन्गिट्यूडनल को पढ़ के ही समझ में आ रहा कि ये लॉन्ग टाइम रिसर्च है। 5, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, आवेदन के आधार पर रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च, तुरंत समस्या का समाधान करना, कार्य अनुसंधान का कार्य है। ठीक है, एग्जाम्पल, टीचर ने देखा क्लास में स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत ही न्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, देन रिजल्ट देखते हैं, यही एक्शन रिसर्च है। ठीक है, जैसे वो लोग कुछ नया चीज़ करने लगे तो बच्चों को क्या हो गया, आपस में फिर से ध्यान आ गया, तो वो क्या हो गया, हमने क्विक काम किया, देन क्विक उनका रिस्पॉन्स आया, दैट इज कॉल्ड अ एक्शन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च, किसी योजना या कार्यक्रम की सफलता का उदाहरण
नई शिक्षा नीति सफल रही या नहीं देखना। अदर इम्पोर्टेंट टाइप को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, रिसर्च, वर्णनात्मक रिसर्च क्या है, व्हाट इज इट? तो स्थिति का वर्णन किया जाता है इसमें, उदाहरण छात्र कितना पढ़ते हैं, ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च, विश्लेषणात्मक शोध, क्यों और कैसे कारण का विश्लेषण करना विश्लेषणात्मक शोध कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और केस स्टडी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जब विषय नया हो तो नई जानकारी की खोज की जाती है, तब हम उसको खोजपूर्ण शोध कहते हैं। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक शोध, अतीत का अध्ययन, इतिहास के दस्तावेज पुराने अभिलेखों से प्राप्त करते हैं, ऐतिहासिक रिसर्च कहलाते हैं। केस स्टडी, केवल एक व्यक्ति, संस्था, ठीक है, उसका डीप अध्ययन करता है, बिल्कुल पीएचडी की तरह। जब हम पीएचडी में पढ़ते हैं तो हम किसी भी एक विषय को गहन अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, केस स्टडी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि अनुसंधान के क्या क्या चरण हैं देख लेते हैं। आपको यह पता लगाना है कि ऑनलाइन टीचिंग से स्टूडेंट्स के अंक बढ़ते हैं या नहीं। तो क्या आप उनसे सीधे सवाल पूछना शुरू कर देंगे? नहीं। रिसर्च एक निश्चित क्रम यानी कि सीक्वेंस में की जाती है। इस क्रम को रिसर्च से अलग कर दिया जाता है। तो देखते हैं इसके क्या क्या प्रोसेस है। कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस, पहला स्टेप देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की पहचान। सबसे पहला शोधकर्ता यह तय करता है कि वह किस समस्या के प्रति शोध करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कॉमर्स के छात्रों का रिजल्ट कम क्यों है, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षण प्रभावी है या नहीं, सोशल मीडिया का पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखें, यदि समस्या स्पष्ट नहीं है तो पूरी रिसर्च सफल नहीं हो सकती। यदि समस्या स्पष्ट नहीं है तो पूरी रिसर्च क्या है, सफल नहीं होगी, ठीक है। स्टेप 2 को देखते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा। चरण में विसर्जन, पहले से उपलब्ध पुस्तकें, सामान्य शोध पर थीसिस और रिपोर्ट को पढ़ना। उद्देश्य क्या है, पहले क्या रिसर्च हो चुका है, कहाँ गैप है, नई रिसर्च की समीक्षा क्यों है, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन लर्निंग प्रति शोध कर रहे हैं तो पहले उसका उपयोग करें और विषय के पुराने शोध को पढ़ेंगे। स्टेप 3 में क्या है, गेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य निर्धारित करेंगे। एक शोधकर्ता तय करता है कि शोध से उसको क्या प्राप्त करना है, क्या चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का प्रभाव जानना है या कॉमर्स स्टूडेंट की परफॉर्मेंस सुधारना है। स्टेप 4 देख लेते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना एक टेंटेटिव स्टेटमेंट यानी कि अस्थायी कथन है जिसके बाद डेटा के आधार पर चेक किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, ऑनलाइन टीचिंग, इससे छात्रों की संख्या में, ठीक है, यानी कि छात्रों के जो नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें वृद्धि होती है। रिसर्च के बाद यही सही है या गलत है ये सिद्ध हो सकती है, ठीक है। स्टेप 5 देख लेते हैं, रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन में क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले सर्वे की जाती है, देन एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, और लास्ट में हम यह तय करते हैं, ठीक है, उसका डिज़ाइन क्या है। स्टेप 6 सैम्पलिंग, यदि संख्या बहुत बड़ी है तो उसका एक सैंपल यानी कि छोटा सा एक भाग को चेक करेंगे। जैसे कि पॉपुलेशन 10,000 स्टूडेंट के हैं लेकिन सैंपल कितने का लेंगे, सिर्फ 300 का। स्टेप 7 डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रह क्या है। एकत्रित डेटा को टेबल, चार्ट्स और आंकड़े तकनीकों की सहायता से विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के जैसे कि परसेंटेज में निकालेंगे, मीन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है। स्टेप 9 इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब शोधकर्ता यह समझता है कि डेटा का क्या अर्थ है, ठीक है, एक्चुअल में समझता है कि डेटा का क्या अर्थ है। इतना सारा जो डेटा कलेक्ट किया है अभी तक उन्होंने, वो क्या बताना चाहता है या उससे क्या कुछ निकल सकता है। एग्जाम्पल, यदि 80% छात्रों के नंबर बढ़े हैं तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नई शिक्षा विधियां प्रभावी हो रही हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। स्टेप 10, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट। यह रिसर्च का लास्ट स्टेज होता है, रिपोर्ट राइटिंग करना, ठीक है। देन जो सबमिट हो जाता है, थीसिस जो रहता है हमारा, वो सबमिट हो जाता है रिसर्च पेपर। रिसर्च का अंतिम चरण रिपोर्ट लेखन होता है, ठीक है। इसमें क्या शामिल होता है देख लेते हैं। सबसे पहले हम
रिपोर्ट राइटिंग जब करते हैं तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, मैथोलॉजी कि किस किस मेथड से हमने जो है रिसर्च पेपर को लिखा है, फाइंडिंग्स कहाँ कहाँ से चीज़ों को फाइंड आउट किया है, उसका कंक्लूज़न लिखते हैं, ठीक है, सजेशंस लिखते हैं कि किस किस बुक्स के मतलब सजेशन से हमने वो रिसर्च पेपर को कंप्लीट किया है। रेफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेफरेंस देना। हमने अपने रिसर्च के दौरान जिस भी राइटर के कंटेंट से या जिस भी राइटर से या किसी भी और पेपर से जो भी कुछ नया चीज़ सीखा है या उनको हमको मेंशन करना होता है, ठीक है, हम उसको जो है रेफरेंस में लिखते हैं। रेफरेंस लिखने का तरीका होता है, उसमें दो लैंग्वेज होते हैं, एक एमएलए होता है और एक एपीए होता है, ठीक है। तो रेफरेंस को हमेशा एपीए में दिया जाता है। ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ भी था, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। रेफरेंस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आईएमपी। रिसर्च ऑलरेडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उसको दोबारा सुनिए, या नहीं सुन सकते हैं तो उसकी छोटी सी नोट्स बना लीजिए, मुश्किल से 1 पेज का नोट्स बना लीजिए, निमोनिक्स के थ्रू याद कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से, चाहे वो सीजी सेट हो या यूजीसी नेट हो, आपके लिए ये हमेशा वैल्यूबल रहेगा। तो प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि PYQs को कभी भी मिस मत कीजिए। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उन सभी के PYQs सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके MCQs सॉल्व कीजिए। इससे एक तो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है और हमको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और अच्छे से होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन के जो टॉपिक्स हैं उनको फुल फ्लेज एंड विथ एनोटेशन के साथ आपको कराया जाए। लेकिन आप सभी के रिस्पांस के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को स्किप ना करें। प्लीज़ एक बार वीडियो को फुल फ्लेज में देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।